नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको बहुत बधाई। दिल्ली में सरकार बन गई है, बदल गई जी। है। जी। और महिला मुख्यमंत्री बनी है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है हम सबके लिए। इसीलिए आपको बधाई दी गई है। आप लोगों सर। का सशक्तिकरण दिल्ली में भी हो गया है। जी जी जी। बहुत। और सर, आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और 6 मंत्रियों को भी लगभग कार्यभार सौंप दिया गया है, तो ये जो जातीय समीकरण बैठाए गए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? और दो पूर्वांचलियों को कैबिनेट में लिया गया है और जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फैसले लेते हैं या अमित शाह जब फैसले लेते हैं तो कुछ संदेश उसमें छिपा हुआ होता है। और चूंकि बिहार के चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं हम्म। तो बिहार का ध्यान रखा गया है, उन चुनावों का ध्यान रखा गया है। नंबर दो, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना, हम्म। एक तो ये बात सही है कि अब से पहले 14 मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें कोई मुख्यमंत्री नहीं था, महिला मुख्यमंत्री नहीं था। हम्म। उड़ीसा और राजस्थान में दो डिप्टी सीएम जरूर थी, हम्म। पर मुख्यमंत्री नहीं था। ये अलग बात है कि इस समय राष्ट्रपति के पद पर महिला ही हैं, और देश की एक ऐसी बहुत यशस्वी और मेधावी वित्त मंत्री भी महिला ही हैं, जिन्होंने पिछले 7-8 बजट पेश किए हैं। हम्म। और राष्ट्रपति जी की तो हम बात ही क्या करें, वो कितनी हम्बल हैं और किस बैकग्राउंड से आती हैं, किन का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर फिर भी हम्म। जो कार्यपालिका है उसमें अगर कोई एक महिला मुख्यमंत्री भी हो, जैसे आनंदी पटेल थी जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ। प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए थे, तो उसके तुरंत बाद वहाँ गुजरात की बागडोर उनको सौंपी गई थी, हम्म। आनंदीबेन पटेल को, जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। जी। लेकिन मुख्यमंत्री पहली, उनके बाद पहली हैं जो हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। रेखा गुप्ता का बैकग्राउंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों ने सारा अब तक पढ़ लिया होगा। मोटे तौर पर बस ये बता दें कि जहां से अरविंद केजरीवाल आते हैं वो शिवानी मंडी से आते हैं, और ये उसी हरियाणा के जींद जिले के जुलाना से आती हैं। जुलाना के में इनके दादाजी मनीराम जी रहते थे, अभी भी रहते होंगे, शायद हों, या जो बाकी का परिवार है वो रहता होगा। और साथ में दशक में इनके जो पिताजी थे वो चूंकि बैंक में थे, मैनेजर थे, और दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो पूरे हम्म। परिवार की पोस्टिंग भी दिल्ली में, पूरे परिवार को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और यही इनका जन्म हुआ, रेखा गुप्ता का, यही स्कूलिंग और हायर एजुकेशन इनकी यहीं हुई। हम्म। यही ये एबीवीपी में आई, और एबीवीपी के जरिए फिर पार्षद भी बनी और स्टूडेंट लीडर भी बनी। मेधावी हैं, 2 चुनाव विधानसभा के हारे। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में होता यह है कि 2 चुनाव निरंतरता में कोई हार जाए तो तीसरी बार टिकट मुश्किल से ही नहीं मिलता देखा। है। तो लेकिन इनको दिया गया, शायद नेतृत्व के दिमाग में उनका चेहरा पहले से ही था कि अगर हम्म। ये इस बार जीत जाती हैं तो इनको एक बड़ा दायित्व दिया जाए। और वैश्य समुदाय से आती हैं। इसके अलावा जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग फ्लावर माने बैठे थे, ये एक्चुअल में फायर है। और 2016 के जिस तरह के ट्वीट इनके सामने आ रहे हैं, तो जी। उससे लगता है कि चुप बैठने वाली नहीं है। अगर कुछ सदन के भीतर या सदन के बाहर कुछ ऐसा किया गया तो ये हम्म। भी जवाब देंगी, और इनके साथ जो और मंत्री हैं वो तो खैर सारे के सारे हट्टे कट्टे हैं, और वो भी फायर ब्रिगेड है सारे के सारे, कोई कसर का नहीं है। तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है जो चेहरा मोहरा हमारे सामने मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्री का आया है। सर, मुझे इस बात का हो रहा था कि कल जब इनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया तो उसके बाद जो
ट्वीट आ रहे थे, चाहे केजरीवाल का हो, आतिशी का हो, हम पूरा सहयोग करेंगे आपके साथ, हम बीजेपी को पूरा सहयोग करें। अरे ये सहयोग कर लेते उपराज्यपाल के साथ या केंद्र की सरकार के साथ तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। सहयोगी तो नहीं करते आप लोग। और फिर उम्मीद जता रहे थे कि महिलाओं को 2500 रुपए की किस्त 8 मार्च से पहले दे देगी बीजेपी, हम उम्मीद करते हैं। सर मतलब छज तो बोले बोले ही, छलनियां जिनमें 75 छेद है ये भी बोल रही है, अपना गिरेबान झांकते ही नहीं है। सर इनको क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? पंजाब में फरवरी 2022 में सरकार बन गई थी भगवंत मान की, हम्म। और सरकार बनने से पहले वहाँ पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने का ऐलान किया था इन्होंने। दे दिया क्या? आज तक नहीं दिया। तीन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए, फरवरी भी अब खत्म होने वाला है, 8 दिन बचे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप 3 साल में पंजाब में नहीं दे पाए, तो आप 8 मार्च 2025 से पहले महिलाओं को 2100 रुपया या 2500 रुपया देने की मांग क्यों कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं? कौन सा नैतिक बल है आपके पास? लेकिन मुझे तो लगता है कि मोदी सरकार दे देगी, हाँ देगी, वो ऐलान क्योंकि कर दिया है। उनकी रेखा जी ने कथनी, बोल दिया है कि 8 मार्च से पहले पहले डाल दिए जाएंगे सर, यहां तक कह हाँ, दिया है मुख्यमंत्री ने। वो उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम्म। वो जब कोई अपने संकल्प पत्र में किसी तरह की कोई प्रावधान करते हैं या घोषणा करते हैं, तो वो तैयारी के साथ करते हैं। उनको पता होता है कि भाई अगर राज्य सरकार के पास भी नहीं होगी, तो यही तो डबल इंजन सरकार का फायदा है कि केंद्र सरकार 1 महीने 2 महीने 6 महीने मदद करेगा, और जो बाकी के उनके फंड रिलीज करने होते हैं उसमें वो सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे, और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो हो जाती हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपकी जब नियत ही ना हो करने की, और धोखाधड़ी की नियत हो। एक कोई इंटरव्यू में देख रहा था, बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि कितनी बेशर्मी के साथ ऑन कैमरा ये आदमी ये बात कह रहा है। ये पूछा गया था कि साहब, पंजाब में 3 साल होने को जा रहे हैं, आपने महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने का वायदा किया था, वो कब पूरा करेंगे? तो कह रहे हैं कि वो योजना हमने ड्रॉप थोड़ा की है। चल रही। तो एंकर ने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि उसका क्या फायदा कि आप 5 महीने 6 महीने पहले, चुनाव से पहले उसको लागू करें? मतलब आप कम से कम 4.5 साल तो ऐसे ही निकाल दिए आपने बिना उसको इम्प्लीमेंट किए। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगले चुनाव से 2 महीने पहले भी अगर हम योजना लागू करते हैं तो वो योजना लागू मानी जाएगी, और वो बताइए। वादा पूरा पूरा माना जाएगा। मतलब इससे ज्यादा महाठगी और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा धोखा मतदाताओं के साथ, महिलाओं के साथ हो सकता है क्या? और मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था जी। कि पंजाब और दिल्ली हम्म। आपस में कनेक्टेड है, रिश्तेदारियां हैं आपस में। पंजाब में क्या हो रहा है, या पंजाब में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, ये सब आपस में टेलीफोन पर पता चलता रहता है। तो यहाँ की महिलाओं ने पूछ लिया होगा पंजाब में अपनी रिश्तेदारियों से कि भाई तुम्हारे यहाँ लागू हो गया था क्या, ये यहाँ 2,100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ 1,000 मिल गए थे क्या? तो वहां से तका सा जवाब मिल गया होगा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो इसलिए इस बार दिल्ली की महिलाओं ने भी ठान लिया था कि इसको चेंज करना है, इसको सबक सिखाना है, इसको बाहर का रास्ता दिखाना है। जी सर, पर आप ये देखिए कि मंत्रिमंडल का 4 घंटे के अंदर अंदर सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया। और अभी जब हम और आप बात करें तो यमुना के तट पर जाकर, वासुदेव घाट पर जाकर पूजा में भी उन्होंने हिस्सा लिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और कह दिया है कि हमारी प्राथमिकता है गंगा मैया, यमुना मैया की सफाई करने का पूरा हमारा प्राथमिकता रहे कि हम वॉर लेवल पर इसको करेंगे सर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग शीश महल में तो मैं जाकर नहीं रहूंगी, लेकिन उसको म्यूजियम बनाएंगे। तो सर अब तो छाती पर सांप लौट रहे होंगे उनके, जिनको यमुना के पानी में जहर दिख रहा था अभी 2 हफ्ते पहले, जो कहते जहर मिला दिया, हरियाणा ने जहर मिला दिया, मैसेकर हो जाता, जनसंहार हो जाता दिल्ली में अगर वो पानी पी लेते। तो अब तो उनको लग रहा होगा कि यहाँ तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही यमुना के तट पर पहुंच गया पहले ही दिन। अब तो कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है सचिवालय में, और पहली बैठक में जाहिर है कुछ फैसले होने वाले हैं, महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं।
तो पूरी दिल्ली और पूरा देश और खास तौर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी धुक धुकी बंधी हुई होगी। अंजू जी, आपको याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था एक रैली में? उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो सीएजी की 13 रिपोर्ट्स ये दबाए बैठे हैं उनको कैबिनेट मंजूरी देगी, और उसके बाद जो एक औपचारिक सदन बुलाया जाता है, विशेष सत्र बुलाया जाता है जिसमें नए चुने हुए विधायक शपथ ग्रहण करते हैं और थोड़ा बहुत विधायी कार्य निपटाया जाता है, उसमें सदन के पटल पर सीएजी की वो रिपोर्ट रख दी जाएगी। अभी तो अंजू जी ये कुछ ही मामलों में फंसे हैं, कुछ ही मामलों की जांच चल रही है। शराब घोटाले में तो तिहाड़ यात्रा इनकी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की हो चुकी, सत्येंद्र जैन की हो चुकी, विजय नायर की हो चुकी, के कविता की हो चुकी। अभी तो 7-8 मामले तो ऐसे हैं जिनकी अलग अलग एजेंसियां ऑलरेडी जांच कर रही हैं और जो अपने कंक्लूजन पर पहुंचने वाली हैं। उसके बाद वही सिलसिला फिर शुरू होगा, गिरफ्तारियां और अदालत में पेशी, एजेंसियों को हैंड ओवर करना और उसके बाद जेल यात्रा, न्यायिक हिरासत, और उसके बाद जो ये 13 सीएजी की रिपोर्ट आने वाली हैं इनके आधार पर, क्योंकि ये अगर दबाए बैठे हैं तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ये समझ लीजिए। तो इसमें गड़बड़ घोटाले और भ्रष्टाचार पक्के निकलेंगे, उस पर फिर जांच शुरू होगी। जांच शुरू होकर के मामले दर्ज होंगे, इनके सब के गिरेबान फिर से पकड़े जाएंगे, इनको फिर गिरफ्तारी होंगी इनकी। अरविंद केजरीवाल कहेंगे जी मेरे पास तो कोई मिनिस्ट्री थी ही नहीं, तो भाई कैबिनेट को तो आप ही हेड करते थे। फिर ये कहेंगे जी मैंने तो पूरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में बस 10-12 बार ही कैबिनेट बुलाई, कभी कैबिनेट बुलाई ही नहीं। तो ये बचेंगे नहीं, इनको अब सांस नहीं आएगी। तो आज की कैबिनेट में बस ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि साहब इसमें वो सीएजी की रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट मंजूर करती है या नहीं करती है, या अगली कैबिनेट की बैठक के लिए टाल दिया जाता है। टाला नहीं जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अपनी सभा में कही। सर, और आपको याद होगा, जैसे अभी आपने याद दिलाई दिया कि केजरीवाल जी तो ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, वो तो फ्री बर्ड थे। इन्होंने तो अपने पास गृह मंत्रालय भी रखा है, वित्त मंत्रालय भी रखा है, लेकिन केजरीवाल यही कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो कोई मंत्रालय नहीं लिया। सर, अब तो बुरी तरह से फंसने वाले, इसीलिए शायद ये ट्वीट किए गए कि हम बीजेपी सरकार के साथ, रेखा गुप्ता सरकार के साथ पूरा का पूरा समर्थन करेंगे। शायद इसलिए ये सारी बातें हो रही, क्योंकि डर तो अंदर लग ही रहा है कि जैसे सीएजी की रिपोर्ट्स रखी जाएंगी, सर 2.5 साल से वो रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी सर, उन पे कभी उन्होंने उनको सदन में रखने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पोल पट्टी तो खुलेगी। और एसआईटी के गठन की बात भी तो कही है पीएम मोदी ने कि जितने और विभाग हैं उनमें जो घोटाले हुए वो भी तो उजागर होंगे। सर, सबकी फाइलें तो सीज करवाई ली थी सचिवालय में उस दिन जैसे रिजल्ट आए थे उपराज्यपाल ने आदेश देखिए, देके। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। इसका मतलब ये है कि 27 साल से पहले 15 साल शीला दीक्षित और उसके बाद फिर इनका अरविंद केजरीवाल का और आतिशी मारलेना का, इतने समय तक भारतीय जनता पार्टी की सचिवालय में और मंत्रालयों में पहुंच नहीं थी। अब चूंकि अपने मंत्री बन गए हैं, अपनी मुख्यमंत्री बन गई है, तो सचिवालय में जितने भी सचिव बैठते हैं, जितने भी अधिकारी बैठते हैं, एलजी, ये सब मिल करके अब जरा खंगालेंगे फाइलों को, और इनके टाइम में जितने कर्म कांड हुए हैं या कांड हुए हैं उन सब की पड़ताल की जाएगी गहराई से। अधिकारी भी मरेंगे जिन्होंने गलत काम किए होंगे, और जो उन विभागों के मंत्री थे वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से मुख्यमंत्री बच ही नहीं सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। मंत्री फंसेगा तो तब का मुख्यमंत्री फंसेगा ही फंसेगा। बिना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग के बिना आप कोई फैसला कर ही नहीं सकते हैं। तो आपने कोई सिग्नेचर किसी फाइल पर किए हो ना किए हो, प्रोसीडिंग तो है, मिनट्स तो हैं कि आपने कैबिनेट की अध्यक्षता की।
तो आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके बुरे दिन अब शुरू हो रहे हैं। सर यही तो दलील शुरुआत से देते आए थे ना अरविंद केजरीवाल की, मैंने तो शराब घोटाले की जो शराब नीति की जो फाइल थी उस पर तो साइन ही नहीं है मेरे, मैंने तो देखी नहीं वो फाइल, यही तो दलील देते आए थे वो। लेकिन उसके बाद भी नपे ना वो, अभी जमानत पर ही तो है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो सर फिर से मामले की शुरुआत हो ही गई, वो परमिशन भी ली गई, उनकी तो गिरफ्तारी का फिर भी संकट मंडरा ही रहा है ना। जी हाँ, वो ईडी को परमिशन मिली है, और कुछ तकनीकी कमियां रह गई थी अरविंद केजरीवाल के मामले में भी, सत्येंद्र जैन के मामले में भी, उसकी प्रतिपूर्ति की गई है। तो अब विधिवत वो मामला आगे बढ़ेगा, जिस मामले में वो करीब पौने 2 साल, 2 साल, सवा 2 साल जेल में रहे हैं, जिसमें से 10 महीने स्वास्थ्य कारणों से बाहर भी आ गए थे कि जी कुछ हम्म। ऑपरेशन होना है, कुछ दूसरे काम होने हैं। लेकिन साहब सर क्या क्या रंगबाजी इनकी देखी है हमने और आपने। जेल सच में में मालिश करवा रहे थे, 5 स्टार होटल से मंगवा करके खाना खा खाने। रहे थे, पूरा आनंद ले रहे थे वहां लेटे हुए, कुछ करना ना धरना, और मंत्री भी बने हुए थे। रिजाइन कहाँ सर किया था? सर वही तो जो लोग ये कहकर आए थे कि जेलों में वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, केजरीवाल ही बोलते थे ना ये स्टेटमेंट, तो उन्हीं के मंत्री मंत्री बन जेल मंत्री थे उस वक्त सत्येंद्र जैन, जब जेल के अंदर ये सारे मजे लिए जा रहे थे सर। 9 महीने तक उनका इस्तीफा केजरीवाल ने नहीं लिया था, यानी कि उनको पर्क्स भी मिल रहे थे, तनख्वाह भी मिल रही थी मंत्री के तौर पर, और उनका केस भी सरकारी खजाने से लड़ा जा रहा था। और सुकेश रंजन ने, जो महाठग है, उसने क्या क्या खुलासे किए थे, जो चेन्नई वाला हाँ। है, हाँ, जो, सुकेश चंद्रशेखर। हाँ, सुकेश चंद्रशेखर, उसने तो कहा था कि मुझसे करोड़ों रुपया लिया गया, मुझे 10 करोड़। राज्यसभा में भेजने के लिए मुझसे 75 करोड़ या 50 करोड़ रुपए तो वैसे ही पकड़ लिया था इन लोगों ने कि तुझे राज्यसभा में भेजेंगे, और दक्षिण की आम आदमी पार्टी की हेड बना इकाई देंगे। का इकाई का पता नहीं क्या बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे या क्या बना देंगे। सर उसने तो मतलब यहाँ तक वो कहा था, सर उसने तो यहाँ तक कहा था कि केजरीवाल के घर में जो चांदी के बर्तनों का सेट है वो मैंने चेन्नई से मंगवा कर दिया है। मतलब जो महाठग को भी ठग ले, उसको आप क्या नाम दोगे? तो श्री श्री महा महा ठग बताएंगे, क्या बताएंगे? कुछ समझ से बाहर की बात। लेकिन इन्होंने तो ठग को भी ठग लिया। तो ये बहुत, अब भुगतेंगे ये, इनका जीवन जो है वो, राजनीतिक जीवन तो खत्म है, पर जीवन भी मुझे लगता है कि नर्क बनने वाला है। क्योंकि अब तक तो ये सत्ता में थे, हम्म। और ये मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, आतिशी मुख्यमंत्री थी तो भी सरकारी खजाने पर इनका आधिपत्य था, इनका कब्जा था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जितने वकीलों की फौज, लीगल टीम खड़ी कर रखी थी, सबके भुगतान सरकारी खजाने से हो रहे थे। एक डॉक्यूमेंट बीच में आया था, किसी ने आरटीआई लगाई थी, 19 करोड़ का भुगतान तो अकेले एक अभिषेक मनु। सर्टेन सर्टेन पीरियड में अभिषेक मनु सिंघवी को हुआ। 19 करोड़ का भुगतान जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ दुरुपयोग किया जा सकता है, वो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया था। और ये आम आदमी की टोपी लगा करके घूमते थे एक जमाने में सारे के सारे, हम तो आम आदमी हैं। अपने अपना जो साइज है उससे 2-2.5 इंच बड़ी शर्ट पहन शर्ट। करके घूमते थे, एक गंदी सी चप्पल पहन करके घूमते थे, मतलब डबल एक्सएल जो शर्ट होती है वो पहन करके जाते थे, और वैसे रहते थे 54 करोड़ के शीश महल में। तो साहब, ऐसे ऐसे ठग जो हैं आपको हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में कहीं मिलेंगे ही नहीं, दूसरे नहीं मिलेंगे। सर अब तो ऐसा है कि पिछले आप देख लीजिए 60, जब से रिजल्ट निकले उसके बाद से केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे, एक आधा ट्वीट कर देते हैं वो बस, नहीं तो उनको तो रोज सुबह शाम दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की लत लग चुकी थी, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वरना आज न्योता दिया गया था सर, आतिशी मारलेना को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, दोनों शिष्टाचार के नाते भी वहां नहीं गए, जबकि दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो तो गए, तो इनको भी जाना चाहिए था। एक कैसी बात राजनीति में एक शिष्टाचार तो होता है कैस, ना सर, की नहीं। कैसी बात कर रही हैं आप अंजू जी?
10-15 हजार 20 हजार की भीड़ के बीच में ये लोग वहां जाते, और वैसे ही जहां मोहल्लों में कॉलोनियों में जा रहे थे, सड़कों पे निकल रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, बदल के लोग बढ़ा। जरा सा हल्ला मचाते थे, काले कपड़े दिखाते थे तो पैंट गीली होने की नौबत आ जाती थी। वहां कैसे जाते इतनी भीड़ में? और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा, मुख्यमंत्रियों का हाँ, जमावड़ा, एनडीए के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा। सामने वो शेर बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी जिसको कहते हैं, जिनको ये कायर और मनोरोगी और पता नहीं क्या क्या बता चुके थे, चौथी पास राजा बता चुके थे। तो वहां जाते ये, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां जाने की, जा ही नहीं सकते थे। सर वही ना, इस वक्त तो डरे सहमे बैठे हैं और फिर उनको क्या पता ये डर सता रहा हो वहीं से वहीं ना मुझे गिरफ्तार कर ले जाए, वहीं से वहीं मैं कहीं ना पहुंच जाऊँ, क्योंकि कैबिनेट की बैठक तो तुरंत बाद होने वाली थी। लेकिन सर ये सही कह रहे हैं आप कि खतरे की घंटी है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो ड्रामा किया एक आम आदमी बनकर, मुझे लगता है फिर से मेक ओवर करना चाह रहे होंगे अपनी इमेज का। हो सकता है फिर से कोई नया ड्रामा खेलें, पंजाब में जाकर कुछ करें, लुधियाना की एक सीट खाली पड़ी है वहां से लड़ लें, कुछ ना कुछ तो खुराफाती वो करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर और है कि पहली। जी। हम और आप प्रधानमंत्री को जितना अब तक जानते हैं, हम्म। ठंडा करके खाने वालों में से हैं, गरम गरम नहीं खाते हैं। तो हम्म। इंतजार कराएंगे इनको, इंतजार कराएंगे। बहुत सारी फाइलें खुलनी है, बहुत सारी जांच होनी है, बहुत सारी कार्रवाइयां होनी है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो इतनी जल्दी सीधे थोड़ा गिरफ्तार करके जेल में उठा करके बंद करवा देंगे। एजेंसियों को दिशा निर्देश होते हैं कि भैया करो, शुरू करो, हर हर महादेव शुरू करो। और अभी देखो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो ये तो पहली मीटिंग है। एक औपचारिक मीटिंग माना जाता है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसके बाद विधिवत सरकार का काम शुरू होता है, मुख्यमंत्री का और उनके मंत्रिमंडल का काम शुरू होता है। जिस दिन विधानसभा की पहली बैठक होती है, उस दिन से सरकार का कार्यकाल शुरू होता है, हो जाए। यानी पहला दिन उस दिन माना जाता है। तो अभी तो औपचारिकताएं चल रही हैं, ये केजरीवाल को भी पता है। पर मुसीबतों का पहाड़ बहुत जल्दी टूटेगा, ये उनको पता है। इसलिए ये जो वो एक शेर है ना, पता नहीं किसका लिखा हुआ है कि चुप है कोई सबब है, तो कारण है जिसकी वजह से चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। बिल्कुल सर, डर के मारे ही चुप बैठे हुए हैं, वरना अरविंद केजरीवाल किस तरह से डींगे हाँकते हैं हम सबने देखा है। लेकिन इस बार नतीजे ऐसे आए कि बोलती बंद हो गई है और अब तो डर इस और बात का भी सता रहा है। अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हैं। पंजाब आम से आदमी। पंजाब से कोई बहुत अच्छे इक्वेशंस नहीं हैं अरविंद केजरीवाल के। सुनते हैं कि वहाँ से भी कुछ तीखे संवाद हो रहे हैं, और जो यहाँ नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति पंजाब नाम के एटीएम से करना चाह रहे होंगे। तो सवाल ये है कि पंजाब भी तो बर्बादी की स्थिति में पहुंच गया है। कितना कोई देगा, कितना कर्ज में डूबेगा, और कहाँ कितनी भरपाई होगी। तो ये सब चीजें, और भगवंत मान और इनके बीच में भी कुछ राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। यहाँ भी आप देखिएगा, सत्ता से बाहर हो गए हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ शुरू होगा। बिल्कुल सर, वो दिल्ली मॉडल तो धराशायी हो ही चुका है, पंजाब मॉडल भी 2027 में निबट ही जाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं अंदर खाने भगवंत मान को तो पहले हटाने की प्लानिंग भी थी, लेकिन अब उसको हटा भी नहीं सकते ना सर। किस मुंह से हटाएंगे, अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। तो दिक्कत तो केजरीवाल के सामने ये हो गई है सर। वो कहते हैं ना कि वैसे एक कहावत है ना कि पांचों उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, यहाँ पर इनका उल्टा है। मतलब इनकी जो वाट लगी है वो सब तरफ से लग गई है सर। तो चलिए अब देखते हैं कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है, क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और कितनी जल्दी ये सब जो एसआईटी के गठन की बात है, सीएजी की रिपोर्ट्स रखने की बात है, ये कितनी जल्दी अमल में लाई जाती हैं। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम।